हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन विद गुरुदेव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की फर्स्ट चैप्टर वाइज जो कि हिंदी की क्लासेस होंगी आपकी। अब मैंने ये सोचा है कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो चैप्टर वाइज अगर हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपके एग्ज़ाम में और इनका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैंने जो है ये सोचा है कि जो है 10 या 15 दिनों के अंदर हिंदी की जो भी आपकी चैप्टर हैं, 10-15 चैप्टर हैं हिंदी के जो कि एसएससी जीडी में आपके मिलेंगे और इन्हीं से ही सारे हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप एसएससी जीडी का ये सेशन ज़रूर देखिए और इससे जुड़े हुए सभी सेशन को आप ज़रूर देखिए और सभी क्लासेस को आप अटेंड करिए। और ये हमारा चैनल सिलेक्शन विद गुरुदेव जो कि नया चैनल है, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने सभी छोटे भाई बहन को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को उनको शेयर करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा एक टेलीग्राम पे भी चैनल है जिसका नाम सिलेक्शन विद गुरुदेव है। यहाँ पे आपको जो भी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ाई जाएंगी उसका पीडीएफ आपको जो है सिलेक्शन विद गुरुदेव टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसका आपको कोई पेमेंट कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को देखते हैं आगे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है हिंदी का। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो फर्स्ट चैप्टर हमारा संज्ञा है। अब हम संज्ञा की बात करते हैं कि संज्ञा में क्या दिया गया है और क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इस क्लास को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको बहुत ही अच्छा और आसान बनाने का प्रयास किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं या बनते हैं उन सभी को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे या बड़ी आसानी से उनको आप करके आएंगे और बताएंगे कि सर बड़ा अच्छा पेपर गया। संज्ञा से जितने भी चैप्टर आए थे, जितने भी क्वेश्चन जो है संज्ञा से बन के आए थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया और उन पे मेरा अंक जो है निश्चित है। तो अब बात करते हैं संज्ञा की। अब जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो वो संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो वो हमारी संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, सीता, कानपुर, दूध, चोर, ये सभी चीज़ें भैया आपकी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे बात आती है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? तो फर्स्ट हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से जानेंगे कि जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सेब, ये सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, मोहन, ये सारे नाम दिए गए हुए हैं भैया। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं सभी। आप इसको जो है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा तो उसमें आप इसको आसानी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आप इसको जो भी आपको आसानी लगे वो चीज़ें आप इसके साथ जो है लिख सकते हैं या इसको सेव रख सकते हैं आप। और अब दूसरे नंबर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपके भैया क्या है डेफिनेशन, इसके बारे में हम जानते हैं। जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट मैं करता हूँ, जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरी, पर्वत, मनुष्य, इसमें भैया किसी जाति के बारे में बोध कराया जा रहा है। तो बकरी भैया एक जाति है, यानी कि एक जाति है बकरी जो कि सभी बकरियों के लिए समान रूप से प्रयोग की जाती है। और पर्वत भैया, पर्वत है अगर आपका तो ये भी एक आपकी जाति है। सभी पर्वतों के लिए एक उचित नाम पर्वत ही चुना गया है। और मनुष्य जो भी आपकी जाति है, मनुष्य आपकी एक जाति है। कहते नहीं है कि मनुष्य जाति के हो तुम, तो ये भी आपका एक मनुष्य जाति के ही अंतर्गत आती है। ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जैसे मनुष्य जो है आपका दिया गया है, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, तो ये सारे भैया आपके उदाहरण हैं जो कि एक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं आपके। ठीक है, अब हम अगला तीसरा नंबर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भैया, आपका जो भी आपके संज्ञाएं दी गई हैं
उनको मैं 2 बार रिपीट करके पढ़ रहा हूँ। इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप अगर इस क्लास को सुनते ही हैं मात्र, अगर आप सुनने से ही याद करना चाहते हैं तो आपको मैं 2 बार अगर रिपीट करूँगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आप इसको ना बड़े आसानी से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो ये चीज़ें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ही एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने की सारी कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे एक अच्छा जो है पॉजिटिव चीज़ें आप इसको सेव कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोमलता, चोरी, तो ये सभी चीज़ें भैया एक भाववाचक को प्रकट कर रही हैं, किसी भाव को प्रकट कर रही हैं। जैसे एक माँ है तो माँ के अंदर ममता होती है। यहीं पे बात करते हैं दूसरे में कि कोमलता, जैसे कोई एक ऐसा चीज़ है या कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक निर्मलता, कोमलता प्रकट हो रही है, तो वो एक भाव है ना। और जैसे कोई चोर है तो चोर का चोरी करना स्वभाव है, तो चोर के अंदर चोरी का भाव होता है ना, तो वो एक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पे इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपके आगे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे इसमें दिया गया है अपनापन, परायापन और यौवन, मित्रता, शत्रुता, बचपन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। और आगे हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो कि आपका चौथा नंबर है। जो शब्द एक को ना बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द एक को ना बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, परिवार, कक्षा, सेना। आपने इस उदाहरण को पढ़ा होगा, तो जैसे में आप समझ गए होंगे कि सभा में भैया कोई एक व्यक्ति अकेला सभा में नहीं हो सकता है। अगर सभा की बात की जा रही तो वहाँ पे कई सारे अनेक व्यक्ति भी होंगे। परिवार जिसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई सारी महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो ये सभी मिलाकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कक्षा। ये आपका क्लास होता है भैया। क्लास में आपका कोई अकेला विद्यार्थी अगर होता है तो वो क्लास नहीं कहलाएगा। क्लास में आपके कई सारे विद्यार्थी, अनेकों विद्यार्थी बैठे होते हैं जो एक क्लास का या कक्षा का निर्माण करते हैं। और वहीं सेम बात करते हैं सेना की। तो सेना भैया आपका कोई एक व्यक्ति अगर गन लेके अकेला खड़ा हो तो सेना नहीं कहलाएगा। सेना में आपके कई सारे ऐसे सैनिक होंगे जो गन लेकर या फिर सदैव बॉर्डर पे या फिर सदैव सीमा पे तत्परता से अपनी सतर्कता को दिखाते हुए हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भैया आपका सेना एक समूह को जो है या समुदाय का बोध करा रहे हैं, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण आप देख लीजिए। भीड़, सभा, प्रदर्शन, झुंड, गुच्छा, जुलूस, रैली, मेला, बाजार, दल, पार्टी, गिरोह, ये सारी चीज़ें आपका दी गई हैं भैया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 5वां नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा भैया जिस शब्द में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से जानेंगे कि जिस शब्द में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना भैया आप नाप तौल के ही लेते हैं, किसी एक वजन करके ही लेते हैं ना, कि आप सोना ऐसे बस पॉलिथीन लेके गए कि डाल दो भैया 5 किलो 10 किलो सोना, तो आप तौल के ही तो ले रहे हैं। जैसे 1 तोला या 2 तोला आप सोना ले रहे हैं तो उसको आप एक वजन कर रहे हैं, उसका एक नाप तौल होता है, उसका एक बोध कराया जा रहा है नाप तौल का। तो वो चीज़ें आप भैया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब दूध आप लेते हैं तो भैया लीटर में लेते हैं, ये भी आप नाप तौल के ही लेते हैं। और तेल भी अगर आप लेते हैं तो ये चीज़ें आप भैया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं इसे। ठीक है, और इसके उदाहरण भी आप देखिए, शराब, सोना, चांदी, पारा, लोहा, तांबा, कांसा, पानी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपका भैया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं बनाना जो है आप इसमें जानेंगे। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। अब इसके क्या प्रकार हैं आप जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा से जो है कौन से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे मनुष्य का मनुष्यता दी गई है, मित्र का मित्रता, स्त्री का स्त्रीत्व, बच्चा का बचपन, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ईश्वर तत्व दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपका याद रखिएगा।
और दूसरा नंबर अब बात करेंगे सर्वनाम से भैया क्या भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, इसको हम जानेंगे। अब यहाँ पे दिया गया अपना का अपना तत्व, और अहंग से जो है अहंकार बनता है, सर्व का सर्वत्व बनता है, पराया से परायापन बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे उदाहरण में आपका दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। विशेषण, विशेषण से आपकी क्या भाववाचक संज्ञा बनती है, ये आप याद रखिएगा, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ये पेपर में ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है विशेषण से आजकल जो है नए क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको विद्यार्थी बहुत कम ही ध्यान दे पाते हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। मेरे जितने विद्यार्थी हैं, मेरे जो भी स्टूडेंट हों, वो ऐसे क्वेश्चनों से वंचित ना रहें। मेरा ये मानना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आपके सामने आते हैं तो आप ज़रूर उसको जो है गोला करके आइए, अंक सुनिश्चित करके आइए, ठीक है। तो विशेषण से यानी कि क्या भाववाचक संज्ञा बनती है, इसको हम जानेंगे। लघु से आपका बनता है लघुता, विशेष से बनता है विशेषता, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, योगी से योग। ये आपका एक काम को दर्शा रहा है। जैसे मीठा का मिठास होता है, चतुर का चतुराई, एक भाव दिखा रहा है। क्या भाव दिखा रहा है कि लघु का होता है लघुता, यानी कि लघु का एक दूसरा स्वरूप होता है छोटा। विशेष का होता है विशेषता, एक अलग भाव दिखा रहा है यहाँ पे। ये विशेषण का काम होता है भैया, ठीक है। तो अब अगला नंबर हम बात करेंगे जो कि आपका चौथा नंबर है, क्रिया से क्या भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया से भैया आप समझ सकते हैं क्रिया में कोई ऐसा कार्य हो रहा होगा जिनसे जो भी आपका भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उसको हम पढ़ेंगे। लड़ना से होता है भैया आपका लड़ाई, भरना से होता है भराई, दौड़ना से दौड़ होता है, हारना से हार होता है, उतरना से उतराई होता है। तो ये आपका भैया क्रिया से जो बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये वो सभी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला नंबर हमारा क्या होगा तो उसे हम ध्यान से देखेंगे। अव्यय या फिर अविकारी शब्दों से क्या भाववाचक संज्ञा आपकी बनती है, उसको हम जानेंगे। अव्यय या फिर अविकारी शब्दों से जो संज्ञाएं होती हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अव्यय यानी कि दूर से आपका दूरी, समीप से समीपस्थ, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, ये सारी चीज़ें आपका भैया जो है अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों से बने हुए भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया, कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने छांट के ही आपके लिए लेके आया हूँ। और यहाँ पे ना आपको ये सारे क्वेश्चंस भैया हो सकता है यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए पेपर में, और इनसे आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ आप हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट को आप बताइए कि कहीं भी अगर कोई इस क्लास में त्रुटि रहती है तो मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और क्योंकि ये मेरे लिए नया है कुछ, मैं ऐसा तो कभी पढ़ाता नहीं था यूट्यूब पे, पर अगर मैंने शुरू किया है तो आप ज़रा सहयोग करिए और मुझे बताने का प्रयास करिए कि सर आप ऐसा करिए, हमारे लिए हमें अच्छा लगता है, या फिर जो भी आपको आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे भी आपको समझ में आए हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे या फिर वैसे ही हम समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये मेरा यही तरीका अगर आपको सही लगता है या फिर ये अच्छा सरल और सटीक तरीका लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये सही लग रहा है आपको, और इसमें अगर त्रुटि होती है तो ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है ना क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ये क्लासेस आपको फ्री दी जा रही हैं, तो आप इसको ज़रूर जो है शेयर करिए, ठीक है। और अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि संज्ञा का एक भेद नहीं है, संज्ञा का भेद नहीं है। तो आप बात करेंगे दूसरा ऑप्शन, आप देखिए पहला ऑप्शन भी आपका ये ऑप्शन सही होगा, तो आप वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भैया संज्ञा का भेद है, और जातिवाचक भी आपका संज्ञा का भेद है, समूहवाचक भी आपका संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद नहीं पूछा है तो आपका भैया गुणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा? गुणवाचक आपका एक संज्ञा का भेद नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो बड़ा ही सुंदर जवाब आप इसका देंगे कि सर इसका जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। क्या होगा आपका? भाववाचक संज्ञा इसका बड़ा ही सटीक जवाब होगा। ये पेपर में गोला करके आने वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इस पे अंक सुनिश्चित करके ही आइएगा कि सर हमने इस पे गोला मार दिया है,
ठीक है। अब आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा भैया आपका कौन सा नहीं है? श्रृंखला की बात की गई है, वर्ग की बात की गई है, संघ की बात की गई है। तो ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं भैया। और अगर आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, कोई अकेला व्यक्ति आपका समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो एक अकेला व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भैया? आप यहाँ पे समझिएगा कि जातिवाचक संज्ञा भैया आपका सुरेश भैया आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और रामायण भी आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मनुष्यता आपका भैया जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक, यहाँ पे लेखक की अगर बात आती है तो लेखक भैया, लेखक का काम होता है लिखना, तो लेखक आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो लेखक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो आप लेखक पे ही टिक करके आएंगे। ओके। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, परिष्कार शब्द है। परिष्कार शब्द आपका क्या भाववाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, क्या है भैया? आप जरूर हमें मुझे बताने की कोशिश करिएगा। परिष्कार आपका एक सुंदर जवाब होगा, भाववाचक संज्ञा है। क्या है भैया आपका? परिष्कार एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है। परिष्कार मतलब होता है त्यागना या तिरस्कार करना, तो वही होता है आपका परिष्कार करना। इसमें एक भाव छुपा हुआ है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया आपका कौन सा है? आप बहुत सुंदर जवाब देंगे इसका। अलकनंदा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है भैया? अलकनंदा ही आपका पहला ऑप्शन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, आप इसको टिक करके आइएगा, बिल्कुल सही होगा आपका। ओके। और अगला नंबर क्वेश्चन, क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो आप इसको जरूर बताइए मुझे। बिल्कुल आप ना एक बार कमेंट करने की कोशिश करिए, कि मेरे जवाब बताने से पहले अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने भैया अपने मन से बताया है, ये आपने खुद एनालाइज किया, खुद सोचा, अपने विचारों को प्रकट किया है। तो ये बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि क्रोध में किस प्रकार की संज्ञा है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका मेरे हिसाब से आया होगा कि क्रोध में आपका एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्रोध में आपका भाववाचक संज्ञा है। क्रोध मतलब होता है गुस्सा करना, तो यही आपका एक भाव छुपा हुआ है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? अब आम, रामायण, गंगा, मित्रता, जवानी, सुंदरता, घर, मेज, किसान, संघ, कुटीर, गिरोह। तो यहाँ पे भैया समूह जातिवाचक संज्ञा पूछा है, समूह जातिवाचक। अब समूह भैया आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें समूह जातिवाचक की बात हुई है? तो ये आप याद रखिएगा, इसमें आपका भैया सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें घर, मेज, किसान, ये एक समूह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा? समूह जातिवाचक संज्ञा। घर, मेज, किसान, ये एक समूह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका यही होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसको आप बताइए मुझे। मेरा मानना यह है कि मेरे सभी विद्यार्थी खुद ही बता सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से कौन सी होगी। अब पशु आपका कोई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, मैंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। चतुर भी आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। समुद्र, हालांकि समुद्र जो है आपका पानी या जल से ही आपका मिला जुला है, लेकिन ये कोई द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी पर, तो ये आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो आप मेरे हिसाब से द्रव्यवाचक संज्ञा का अगर बात की जा रही है, तो दूध के ऊपर ही द्रव्यवाचक संज्ञा का
आप सटीक जवाब लगाएंगे, इसको ही गोला करके आएंगे। यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे ये क्वेश्चन बनाया गया जिसके भी द्वारा, तो उसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे समुद्र की भी बात कर दी गई है, दूध की भी बात कर दी है, ये दोनों द्रव्य पदार्थ हैं, लेकिन समुद्र एक अलग चीज है भैया। समुद्र आप समझिए कि समुद्र की, मैंने क्या बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी नाप तौल वाली चीजों का बोध कराया जाएगा। नाप तौल, अब आपने कभी सुना है कि समुद्र से 5 लीटर पानी ले लिया किसी ने, समुद्र से किसी ने 10 लीटर जल भर लिया, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि मैंने 1 लीटर दूध लिया, मैंने 2 लीटर दूध लिया, ये जरूर सुना होगा। तो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 10 नंबर, जो कि हमारा दिया हुआ है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है भैया, तो आप जरूर याद रखिएगा, कवि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका गलत होगा। स्त्री आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नदी भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन एवरेस्ट आपका जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। हरा जातिवाचक संज्ञा से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। अब हरा एक जातिवाचक संज्ञा है भैया, यहाँ तो बताया गया है। अब इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, इसको हम जानेंगे, ठीक है। अब हरा से हरी तो बनेगा नहीं, ये एक नाम हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया है हरियल, ये भी आपका बिल्कुल गलत होगा, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। लेकिन हरा से हरियाली एक भाववाचक संज्ञा बनेगा भैया, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। हरा से आपका बनता है हरियाली, ये आपका भाववाचक संज्ञा ही होगा, आप इस पे टिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ओके। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो बूढ़ा से आपका बुढ़ाई गलत होगा, बुढ़ई भी गलत होगा आपका, लेकिन बूढ़ा से बनता है आपका बुढ़ापा, यही आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, बूढ़ा से आपका बनता है बुढ़ापा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें, बड़े शानदार, बड़ी अच्छी क्लास मुझे लग रही है कि मेरे सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से समझ रहे होंगे और अच्छे से अपने मनो मस्तिष्क में इसको सेव करते चल रहे होंगे। और जिस विद्यार्थी को नोट करने का मन हो उसे नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का नाम है सिलेक्शन विद गुरुदेव, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, स्वच्छ से भाववाचक संज्ञा बनेगी। स्वच्छ से भैया आपका बनता है स्वच्छता, सुंदर आंसर इसका देंगे आप, स्वच्छ से आपका बनता है स्वच्छता, ये आपका भाववाचक संज्ञा होगी। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नारीत्व, नारीत्व शब्द से कौन सी संज्ञा बनेगी। जी आप बड़ा सोचने वाली बात है, नारीत्व, यहाँ तो किसी भाव की बात की गई है भैया, मेरे हिसाब से इस प्रश्न में किसी भाव की जो है बात की गई है, इसमें कोई भाव छिपा हुआ है। नारी से बनता है नारीत्व, ये एक भाव की बात की गई है, तो इसका जवाब मेरे हिसाब से या फिर सभी के कथनानुसार यही होगा कि नारी का नारीत्व बनता है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है भैया, भाववाचक संज्ञा है, तो यही आपका सटीक जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द है, कौन सी आपकी भैया संज्ञा शब्द है। तो भारतीय आपका कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है। और लड़ना भी आपका कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, अपना भी आपका कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन अल्पस यानी कि ये जो है अल्पस मतलब ये होता है छोटा, मतलब कम, तो ये आपका एक भाववाचक संज्ञा या फिर एक संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा इसमें क्या है। पशु आपका भैया भाववाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, शेर भी आपका एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, अस्पताल कोई भाववाचक संज्ञा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बात आती है उतराई की, तो ये आपका होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की जब भी बात की जाए, अगर उतराई आपको दिया गया है ऑप्शन में, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और उतराई पे ही आप गोला करके आएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है बात की गई है, तो भैया नर भी आपका एक जातिवाचक संज्ञा होता है, देवता,
मंत्री, ये सभी ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ जो कि जातिवाचक संज्ञा ही होती है। लेकिन पार्वती आपका कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है भैया, तो आप इस पर गोला करके आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न के बीच में नहीं शब्द छुपा होने का बहुत बड़ा रहस्य होता है। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही हैं उसको आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो चीज़ आपको लगे कि ऑप्शन में ये कैसे हो सकता है, उस पर ही आप ज़रा गौर करिएगा कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पार्वती आपका कोई जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं हो सकती है। इस पर आप ज़रूर टिक करके आइएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 30 नंबर जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ये अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का चयन करना है भैया। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सब में भाववाचक संज्ञाएं आपको चयन करना है, ठीक है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे आप याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसको याद कर पाएंगे। और इसको आप ध्यान से ज़रूर याद रखिएगा, पढ़िएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कंजूस। अब कंजूस में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? आप जरा एक सेंटेंस पढ़िएगा कि तुम बड़े कंजूस पना करते हो। तो ये शब्द बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है। और अब बात करते हैं दूसरा कि कंजूसवान हो तुम। ये भी एक कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। लेकिन तुम बहुत कंजूसी करते हो, ये शायद एक सटीक जवाब बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आप ज़रूर समझिएगा कि कंजूस का भाववाचक संज्ञा होता है कंजूसी। कंजूस व्यक्ति हमेशा कंजूसी ही करता है। तो ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। अब पंडित का काम क्या होता है? पंडिताई। ये भी एक गलत ऑप्शन है। ये एक व्यंग शब्द होता है। पंडित का पंडिताई एक व्यंग शब्द होता है भैया। पंडित का पंडित्व, ये भी एक गलत शब्द होगा। लेकिन पंडित का पांडित्य, पांडित्य ये एक सटीक जवाब होगा भैया। पांडित्य ये एक भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका एक सटीक जवाब होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चा। बच्चा का भाववाचक शब्द होगा भैया, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बच्चा से बनता है बचपन। बच्चा का बनता है बचपन। आप इसको याद रखिएगा। बच्चा हमेशा बचपन होता है, बचपन में ही होता है। तो वो चीज़ें बचपन जो है इसका भाववाचक संज्ञा प्रकट कर रही है, ठीक है। अब घर का होता है, घर का होता है घरेलू। आप इसको बड़ी तेज़ी के साथ करते चलिए। घर का होता है भाववाचक संज्ञा घरेलू। आप इसको समझिए कि घर का घराती तो हम नहीं कह सकते हैं, घर का घरहीन भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन घर का घरेलू हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। ये आपका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवक। युवक का युवती तो बिल्कुल नहीं होगा। युवक का युवा भी नहीं हो सकता है। लेकिन युवक का एक अवस्था होती है यौवन, इसे हम समझ सकते हैं। यही हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। युवक का होता है यौवन। ये एक सटीक जवाब होगा। आप इसको जरूर टिक करके आइएगा। अब बात करते हैं शिशु का। शिशु का शिशुताई बिल्कुल गलत होगा। शिशु का शिष्य। शिशु है तो भैया शिष्य से इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर विद्यार्थी होता तो शिष्य इसको हम बोल सकते थे। लेकिन शिशु का शिष्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सटीक जवाब आपका क्या होगा? शिशु का शैशव होगा आपका। ये आपका सही जवाब होगा, जो कि भाववाचक संज्ञा होती है शिशु की, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। दूध का होता है आपका भैया दैत्य, दौत्य होता है भैया। दूध का आपका होता है दौत्य। तो ये मैं थोड़ा चला कम पाता हूँ, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। हालांकि क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलाना। मिलाना का मेला तो हो नहीं सकता है। मेला एक अलग शब्द होता है भैया। और मिलाना का मिलना बिल्कुल नहीं हो सकता है। मिलना अलग चीज़ होता है, मिलाना अलग चीज़ होता है। अब मिलाना शब्द का भाववाचक संज्ञा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलावट की बात की जा रही है भैया। एक अलग भाव होता है मिलाना, यानी कि मिलावट, ठीक है। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। अब अगली बात करते हैं भाई की। भाई का भ्राता नहीं हो सकता है, ये एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हमें भाववाचक याद रखना है, तो ये गलत होगा आपका। भाई का कोई भाईगिरी नहीं हो सकता है भैया। ये एक लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन भाई से बनता है भाईचारा। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है कि भाई का भाववाचक संज्ञा भाईचारा होता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बड़ा। बड़ा का भाववाचक संज्ञा बड़े नहीं हो सकता है भैया, बिल्कुल गलत है ये। आप इसको याद रखिएगा, ये आपका गलत होगा।
अब बड़ा का बड़ाई भी नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। और लेकिन यहाँ पे सही क्या है, आप इसको याद रखिएगा। एक सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, बड़प्पन व्यक्ति नहीं, बड़ा व्यक्ति बड़े बड़प्पन के साथ रहता है। तो बड़े व्यक्तियों के पास ही बड़प्पन होता है, ये एक भाववाचक संज्ञा है भैया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। लेकिन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लघु का होता है लग, ये गलत होगा। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लघु, लघु का होता है लग, ये गलत होगा भैया, आपका कोई मेल नहीं खाता है। लेकिन लघु का अगर हम बात करें, लघु का होता है लघुता, ये एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो लघु का आपका सही जवाब होगा लघुता, यानी कि छोटा। किसी छोटे शब्द की बात की गई है, लघु यानी कि छोटा होता है भैया, तो ये आपका भाववाचक होता है इसमें लघुता, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं ठंडा। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि भाव क्या निकल रहा है। ठंडे में, ठंडा जो शब्द आपका दिया गया है, इसमें एक भाव छुपा हुआ है, ठंडक। तो आप सभी विद्यार्थी बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं मेरे हिसाब से। मेरा यही मानना है कि आप सभी व्यक्ति या सभी बच्चे इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे और याद भी कर चुके होंगे कि भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, या भाववाचक संज्ञा में कोई भाव छुपा होता है तो वो क्या भाव छुपा होता है वो जान गए होंगे। तो ठंडा में यहाँ पे ठंडक छुपी हुई थी, तो आप इसको ज़रूर करके आइएगा, अच्छा जवाब है। लेकिन अब तीसवें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास की। तो यहाँ पे नीला दिया हुआ है, तो इसे मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, बिना किसी नकल भाव के। अक्सर क्या होता है कि मैंने क्लासेस में देखा है कि बच्चे एक दूसरे का जवाब नकल करके कमेंट कर देते हैं कि सर मुझे तो ये आ गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप ये स्वयं से गद्दारी कर रहे हैं, स्वयं से चीटिंग कर रहे हैं। आप बड़े ईमानदारी से अगर जवाब देते हैं कि सर इसका जवाब ये होगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी कि मैंने इसको स्वयं से ही सॉल्व किया है या स्वयं ही इसका जवाब दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे अपने सिलेक्शन विद गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ और उनसे कहें कि ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक आप इस क्लास का रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।